देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार और मुंबई से जुड़ रही हैं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ में। यहां पर बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति में कमीशनखोरी की है। बीजेपी ने यह आरोप एक कथित स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से लगाया है, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मजाक है। एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। सोमवार को बीजेपी ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन दिखाकर आरोप लगाया कि दिल्ली में नई शराब नीति में कमीशनखोरी हुई और इसका पैसा सीधा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पहुंचता था। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था, मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था। बीजेपी का कहना है कि यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। अब सवाल है कि आखिर इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में है क्या। ये 6 मिनट 25 सेकंड का वीडियो है जिसमें कुलविंदर मारवा से बातचीत दिखाई गई है। बताया गया है कि कुलविंदर मारवा सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा महादेव लिकर्स के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं और एक्साइज मामले में सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 13 हैं। इस वीडियो में एक जगह बात हो रही है कि L1 लाइसेंस धारक को 12% कमीशन शराब नीति के हिसाब से मिलना है, लेकिन इसमें से 6% कमीशन ब्लैक में किसी को देने की बात होती प्रतीत हो रही है, लेकिन किसको देनी है यह साफ नहीं है। इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में 4 जगह कट भी लगे हुए हैं। गाड़ी का ट्रक आया, 12 करोड़ पैसे मिलेंगे, 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचोले किसी वही होगा विचोले। हम विचोले अंदर जो दिखता है तुसी तो विचोलिया नहीं दिता होगा ना। सारे से विचोलन क्यों देंगे? और सारे जब सेटल होगी 6% जो जो आएगा तो ले जाने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है ये तो। मनीष सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले से जुड़े एक सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार पर मनीष सिसोदिया पर फर्जी केस बनाने का इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जितेंद्र कुमार सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में डिप्टी लीगल एडवाइजर थे। सीबीआई ने आरोप खारिज किए हैं। अब सबसे पहले तो इस बात की जांच जरूरी है कि ये कथित स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है, किसने इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो बात इसमें कही जा रही है वो कितनी सही है, और जो दावे जो आरोप इसके हवाले से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सीबीआई इस मामले की जांच कर ही रही है। देखते हैं सीबीआई आगे क्या करती है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश के नामी एम्स दिल्ली का खाना खाने लायक नहीं। उसके मेस के 4 सैंपल फेल हो गए हैं और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की शिकायत के बाद एनडीटीवी ने 25 अगस्त को उसके मेस का जायजा लिया था, जिसके बाद दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वहां से सैंपल लिए जो फेल हो गए। देखिए, ना खाना परोसने का लाइसेंस है और न ही खाने में कोई गुणवत्ता है। ये दिल्ली के एम्स की मेस का हाल है। बद इंतजामी का हाल एनडीटीवी ने दिखाया तो दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खाने के सैंपल्स लिए, ज्यादातर फेल हुए। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 4 सैंपल फेल हैं और 1 का परिणाम आना है। पनीर, चटनी और चिकन करी के सैंपल फेल हो गए। 8 मेस का निरीक्षण किया गया, 6 के पास लाइसेंस तक नहीं। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया जा रहा है। खाने से कोई नुकसान की बात सामने में ना आए और सैंपल फेल हो जाए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं
बिना लाइसेंस मेस चलाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। खराब खाने की समस्या और शिकायत नई नहीं, कीड़े, गंदगी और क्वालिटी टैक्स से समझौता। साल भर से एम्स के रेजिडेंट्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले फसाई भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड फसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। ये हाल एम्स है। कोई संस्थान एक दिन में खड़ा नहीं होता, पर इस तरह के समझौते से उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लिहाजा बीमार खाने को लेकर प्रशासन को जवाब भी तलाशने चाहिए और जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर अनिल चौहान को गिरफ्तार किया है। अनिल पर देश के अलग अलग हिस्सों से 5000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने का आरोप है। ये आलिशान जिंदगी जी रहा था। दिल्ली, मुंबई से लेकर उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगह इसकी संपत्तियां हैं। देखिए पूरी खबर। 52 साल के अनिल चौहान के बारे में पुलिस का दावा है कि वो देश का सबसे बड़ा कार चोर है। पिछले 27 सालों में वो 5000 से ज़्यादा कारें चोरी कर चुका है। उसे मध्य दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक सूचना के बाद देश बंधु गुप्ता रोड इलाके से पकड़ा। अनिल चौहान पर दिल्ली क्षेत्र के 146 मुकदमे हैं और इसके अलावा हरियाणा, यूपी और असम में भी इसके ऊपर केसेस हैं। अभी तक हमें टोटल 180 केसेस के बारे में पता चल चुका है। अनिल चौहान 90 के दशक से गाड़ियां चुराता रहा है। ये पहले मारुति 800 गाड़ियों को चुराता था और ये इन गाड़ियों को आसाम ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बेच दिया करता था। पुलिस के मुताबिक इस वक्त अनिल हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। वो यूपी से हथियार ले जाकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रतिबंधित संगठनों को सप्लाई कर रहा था। 12वीं पास अनिल के आपराधिक सफर पर नजर डालें तो वो दिल्ली के खानपुर इलाके में रहकर ऑटो चलाता था। 1995 के बाद उसने कार चोरी शुरू की। उस दौर में उसने सबसे ज्यादा मारुति 800 कारें चोरी की। चोरी के दौरान उसने कुछ टैक्सी ड्राइवरों की हत्या भी की। देश के अलग अलग हिस्सों में कारें चोरी कर वो नेपाल, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में भेजता था। फिर वो असम चला गया और वहीं रहने लगा। उसने कार चोरी के धंधे से बेहिसाब दौलत कमाई। उसकी संपत्तियां दिल्ली, मुंबई और उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। उसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ। उसे 2015 में एक कांग्रेस MLA के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर वो 5 साल जेल में रहा और 2020 में जेल से बाहर आया। 2015 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। एक कॉन्ट्रैक्टर बन के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था। इसने काफी संपत्ति भी अर्जित की। इसके ऊपर ईडी की भी रेड हुई और उसके बेस में सब कुछ गवा दिया। 2015 में आसाम से जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसके साथ एक विधायक भी अरेस्ट हुए थे और सब कुछ गंवाने के बाद अब ये वापस ऑटो लिफ्टिंग में और आर्म्स की स्मगलिंग के एरिया में आ गया है। अनिल की 3 पत्नियां और 7 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक असम में अनिल सरकारी ठेकेदार बन गया था और वहां के लोकल नेताओं के टच में था। पुलिस ने उसके पास से 6 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। एक रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस झारखंड पहुंची तो आरोपी के 30-40 परिवार वालों ने पुलिस को घेर लिया। हालत ये थी कि आरोपी खुद पुलिस टीम के सामने तलवार लहराने लगा। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उस आरोपी को पकड़ पाई। 2021 में भी आरोपी यही ट्रिक अपनाकर पुलिस के सामने से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को आर्मी में मेजर बताकर पहले CISF में तैनात कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा और उससे 28 लाख रुपए भी ले लिए। दिल्ली की अदालत ने उस आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया और उसके बाद 1 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी
झारखंड के हजारीबाग में है। इसके बाद फिर आरोपी के जानकार लोगों ने पुलिस को घेर लिया और आरोपी पुलिस पर हमला करने के लिए तलवार लहराने लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लोकल पुलिस बुलाकर किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से विश्वास मत हासिल कर लिया है। उन्हें 48 विधायकों का समर्थन मिला है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उनकी सदस्यता को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल खत्म नहीं हो रहा। देखिए रिपोर्ट। हेमंत सोरेन विश्वास मत लेने झारखंड विधानसभा विधायकों मंत्रियों के साथ बस में बैठकर आए और प्रस्ताव पेश करने के समय उनका आक्रामक रूप झलकने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है। अध्यक्ष महोदय, आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यही इसका आज इस विश्वास को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि बहस के दौरान भाजपा के नेताओं ने माना कि फिलहाल इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। जब विपक्ष अपना ला नहीं रहा है अविश्वास प्रस्ताव, माननीय उच्च न्यायालय आपको बोल नहीं रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय आपको बोल नहीं रहा है कि आप विश्वास मत लाइए, तो फिर लाने का कारण, लाने का मकसद क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार में लोग हैं उनको लग रहा है कि हम इस तरह का प्रस्ताव ला करके अपना जो अंदर में डर है उस भय को हम बाहर निकालने का काम। बहस में जवाब देते हुए हेमंत ने आदिवासी कार्ड भी खेला और याद दिलाया कि वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, भाजपा के सामने झुकेंगे नहीं। उनके हाव भाव से साफ था कि अब तक विधायकों के जोड़ तोड़ के खेल में भाजपा को उन्होंने मात दी हुई है। ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हेमंत को भी मालूम है कि राज्यपाल जैसे ही फैसला लेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेगा और मंगलवार तक उनके दिल्ली से लौटने की उम्मीद की जा रही है। आज के विश्वास मत में 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर हेमंत सोरेन ने तो ये साबित कर दिया कि फिलहाल वो अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए असल चुनौती राज्यपाल के फैसले के बाद शुरू होगी, जब एक बार फिर उन्हें अपने महागठबंधन का नेता और साथ ही साथ फिर से विश्वास मत हासिल करना होगा। रांची से कैमरामैन हरिवंश और सौरभ गुप्ता के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेंगलुरु में रविवार को हुई बरसात के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। हालत ये हो गई कि लोगों को बोट और ट्रैक्टर लेकर निकलना पड़ा। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब बरसात से बेंगलुरु में इतना बुरा हाल हुआ हो। निहाल की दवाई की रिपोर्ट। जिस बस में बैठकर वो काम पर जाते, आज उसी बस को वो खुद खींचते नजर आए। बेंगलुरु में महज कुछ घंटे की ही तेज बारिश हुई, लेकिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो समझ में आ गया कि सोमवार का दिन मुश्किलों से भरा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहीं बस खींची गई तो कहीं कार। शहर जैसे थम सा गया हो। अपने ही अपार्टमेंट्स में लोग फंस गए, जैसे पिंजरे में पंछी। नाव लानी पड़ी। जो बाहर रह गए वो अपनों के लौटने का इंतजार करते दिखे।
बेचैनी हर जगह पसरी थी। आखिरकार बोट आई परिवार के साथ। बार बार ऐसा होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। बहुत हो गया, अब सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। शारजाहपुर रोड पर बोट दिखी तो HAL के इलाके में भी पानी का जमाव दिखा। तेजस विमान जहां बनता है वहां देखिए किस तरह पानी भर गया। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम। HAL, बेलंदूर, व्हाइटफील्ड, इंदिरा नगर सभी जगहों पर पानी भरा नजर आया। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। 1, बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर कब्जे। 2, वक्त रहते नालों की सफाई का न होना। और 3, झीलों के रास्तों पर अतिक्रमण। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसे हालात से शहर गुजर रहा है। In the last 3 years we have been पिछले 3 सालों से बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। स्पेशल टास्क फोर्स तक तैयार नहीं की गई ताकि बारिश के हालातों को संभाला जा सके। Tackled much better, infrastructure woes are tackled much better. नाराज लोगों ने नारेबाजी भी की और सरकार मुआवजा देने का वादा करके लोगों का गुस्सा कम कर रही है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुआवजे की बात कर रहे हैं। जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर अतिक्रमण हटाने की है। विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में शायद मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यानी आने वाले दिनों में भी एक बार फिर जब बारिश होगी तो हालात यहाँ बदलने वाले नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव चल रहा है। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां पर विसर्जन के लिए एक अनूठी व्यवस्था की गई है। कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर गणपति की मूर्ति रखकर उसे किस तरह से विसर्जित किया जा रहा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो विसर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की तस्वीर प्रशासन की ओर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर से।